अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इनसाइड मुज़फ़्फ़र में खुशामदीद। मलिक रियाज यानी बैरियर टाउन केस में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब की इन्वॉल्वमेंट बल्कि सहूलतकारी का मुबैना सबूत सामने आया है। और इन शवाहद के सामने आने के बाद इस बात के रोशन इम्कानात पाए जाते हैं कि साकिब निसार को भी बैरियर टाउन केस के अंदर ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मुबैना तौर पर दस्तयाब शवाहद के मुताबिक साकिब निसार ने मलिक रियाज के खरबों रुपए, एक दो नहीं खरबों रुपए, जिनको अगर डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी मजमूई मालियत 16 बिलियन डॉलर्स बनती है। यानी मलिक रियाज को 16 बिलियन डॉलर्स का फायदा पहुंचाने के एवज उनको क्लीन चिट देने के लिए महज एक आई वॉश किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस बेंच ने जिसको हेड कर रहे थे जनाब साकिब निसार, महज पीनट यानी 460 अरब रुपए के जुर्माने की अदायगी का हुक्म देकर बैरियर टाउन कराची के तमाम प्रोजेक्ट को क्लीन चिट दे दी गई। दिलचस्प बात यह है कि बैरियर टाउन को 460 अरब रुपए का जुर्माना हुआ, लेकिन बैरियर टाउन ने यह जुर्माना भी अदा नहीं किया और अपने आप को दिवालिया करार दे दिया। और जनाब खुद इमरान खान की हुकूमत के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाज़े अहकामात कि जनाब मलिक रियाज को बैरून मुल्क ना जाने दिया जाए, इमरान खान और शहजाद अकबर इन दोनों की मिली भगत के नतीजे में मलिक रियाज को हुकूमत के खात्मे से पहले ही बैरून मुल्क रवानगी की एक नहीं बल्कि 20 मरतबा इजाजत दी गई। और उसके साथ साथ इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के चंद रोज कबल भी मलिक रियाज को अपने अहले खाना के साथ बैरून मुल्क फरार होने की सहूलतकारी दी गई। अब इसका मतलब यह है कि ये जो कांड हुआ है पाकिस्तान की मईशत के साथ, इसके अंदर बड़े नामवर लोग सामने आ रहे हैं। और अब ये जो चुका देने वाले नए हकायक सामने आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के वसाइल और पाकिस्तान की अवाम के वसाइल को किस तरीके से ये जो एलीट तबका है ये लूट के खा रहा है। इस सिलसिले में आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि अब कौन से चौंका देने वाले हकायक सामने आए हैं। इमरान खान और शहजाद अकबर का इस सारे मामले में क्या किरदार है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी किस तरह की गई और साकिब निसार ने किस तरीके से बैरियर टाउन के होने वाले इस फ्रॉड के ऊपर पर्दा पोशी की। ये इंपॉर्टेंट सूरत हाल है और इसके ऊपर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये बात तो किसी से ढकी छुपी ही नहीं है कि प्रॉपर्टी टाइकून मलिक रियाज इन दिनों दुबई में मुकीम है और दुनिया भर में इनके दुबई प्रोजेक्ट का इस वक्त चर्चा है। मलिक रियाज ने इससे कबल बरतानिया में भी महंगी प्रॉपर्टी खरीदने की कोशिश की, जो मुबैना तौर पर नवाज शरीफ के साहबजादे हुसैन नवाज की मलकियत थी, जिसमें नाकामी के बाद उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का रुख किया और वहां पर एक ये जो दुबई रेजिडेंशिया के नाम से उन्होंने ये जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके लिए उनको हैवी इन्वेस्टमेंट दरकार थी। और इस सूरत हाल में जब पाकिस्तान के अंदर उनके तमाम तर असासों को मुंजमद किया जा चुका है, इसके बावजूद इतनी भारी सरमायाकारी के लिए मलिक रियाज के पास पैसे कहां से आए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। और इस सवाल का जवाब हमें उन तमाम दस्तावेजात से मिलता है जो खुद मलिक रियाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई। ये जो मैं भी आपके सामने इंकशाफात करने जा रहा हूं, ये इंकशाफात नैब ने ये डॉक्यूमेंट्स को स्कैन नहीं किया। ये जो गवर्नमेंट के एहतसाब के इदारे हैं उन्होंने इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन नहीं किया, बल्कि ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो खुद मलिक रियाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बैरियर टाउन कराची के हवाले से डॉक्यूमेंट्स की सूरत में जमा कराई गई। और उन डॉक्यूमेंट्स के मुशाहिदे के बाद ये जो होशरबा इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ये यकीनी तौर पर हमें चौंका देने के लिए काफी हैं। अब बैरियर टाउन कराची इनफैक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिस पर आगाज से ही सवाल उठ रहे थे। और चूंकि मलिक रियाज साहब के आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं, और मलिक रियाज साहब ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने हर खाने के अंदर अपनी गोटों को फिट रखा हुआ है, चाहे वो पाकिस्तानी फौज है, चाहे वो पाकिस्तान की अदलिया है, चाहे वो सियासतदान है। हुकूमतें बनाने से लेकर हुकूमतें गिराने तक हर एक मामले में मलिक रियाज का किरदार था। अब बैरियर टाउन कराची इनफैक्ट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो इब्तदा से ही तनकीद का निशाना बन रहा है। बैरियर टाउन कराची का जो मजमूई तौर पर रकबा जिसके नक्शे अवेलेबल हैं वो 37,777 एकड़ पर मुश्तमिल है और बैरियर टाउन के 58%
यानी आप समझें उसको, प्रीसेंट्स को मैं अगर आसान जुबान में कहूं तो 58 उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं या वो जो है सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर बैरिया टाउन की तामीर की गई है। बैरिया टाउन कराची के नक्शे के मुताबिक ये मंसूबा 37,777 एकड़ पर मुहित है और इस रकबे में प्लॉट्स, बंगले, फ्लैट्स और कमर्शियल प्लाजे ताहाल किसी भी अथॉरिटी से मंजूर शुदा नहीं है। ताहम ट्रांसफर की मद में शहरियों से, सिर्फ ट्रांसफर की मद में शहरियों से 150 अरब रुपए वसूल किए जा चुके हैं और अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराए जाने वाले रिकॉर्ड के मुताबिक बैरिया टाउन कराची को बनाने के लिए 44 गांव यानी 44 गोठें उनको मिसमार किया गया। अब तक बैरिया टाउन कराची में प्रीसेंट 1 से 50 तक का काम मुकम्मल हो चुका है, जबकि प्रीसेंट 51 से 58 तक और वैली ब्लॉक में काम का आगाज या काम मुकम्मल नहीं हो सका। प्रीसेंट 1, 2 और A10 से लेकर प्रीसेंट 19 तक लोग रिहाइश पजीर हैं, जहां विलास और अपार्टमेंट्स की तादाद 4000 के लगभग है। बैरिया टाउन कराची के आगाज में 10 लाख शहरियों से मेंबरशिप की मद में कमोबेश 250 अरब रुपए वसूल किए गए। ये बाद में आपको, ये जो अभी आपको मैंने दो फिगर्स दी हैं, 250 अरब की एक और 150 अरब की एक, ये दोनों फिगर्स बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले महज 10-10 हजार रुपए का फॉर्म बेचकर बैरिया टाउन ने 10 लाख लोगों से 250 अरब रुपए इकट्ठे किए और जो लोगों को उसके बाद प्लॉट्स मिले या उनको जो है वो अथॉरिटी लेटर्स मिले, उन्होंने पोजेशन लेते हुए फीस की मद में बैरिया टाउन को 150 अरब रुपए अदा किए। इसका मतलब यह है कि महज इन दोनों मामलात के अंदर बैरिया टाउन ने 400 अरब रुपए बैठे बिठाए हासिल किए। अब बैरिया टाउन का जो दूसरा प्रोजेक्ट है बैरिया टाउन का, वो है जो DHA सिटी सुपर हाईवे के सामने है और इसका रकबा 1,50,000 एकड़ है। इस प्रोजेक्ट का एक कोना कीर्थर नेशनल पार्क बलूचिस्तान से मिलता है, जबकि दूसरा कोना हब चौकी तक जाता है, यानी सिंध का वो हिस्सा जो जाकर बलूचिस्तान से मिलता है। 1,50,000 एकड़ वो सारे का सारा अब बैरिया टाउन के कब्जे में मौजूद है। बैरिया टाउन का प्रीसेंट 1 कराची का ये 117 एकड़ पर मुश्तमिल है और यह रकबा तामीरात के बाद बैरिया टाउन 6 अरब 27 करोड़ 50 लाख रुपए में फरोख्त कर चुका है। ये वो फिगर्स हैं जो खुद बैरिया टाउन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई हैं। इसके अलावा 160 एकड़ पर मुश्तमिल प्रीसेंट 2 12 अरब 53 करोड़ 10 लाख 50 हजार में फरोख्त हुआ, जबकि 180 एकड़ पर मुश्तमिल प्रीसेंट 3 6 अरब 52 करोड़ 88 लाख रुपए में फरोख्त हुआ। 312 एकड़ पर मुश्तमिल प्रीसेंट 4 8 अरब 92 करोड़ 23 लाख 50 हजार रुपए। प्रीसेंट 5 जो कि 212 एकड़ पर मुश्तमिल है, उसकी कमाई 5 अरब 60 करोड़ 50 लाख रुपए है। प्रीसेंट 6 261 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल है और इसकी कमाई 9 अरब। प्रीसेंट 7 200 एकड़ पर मुश्तमिल है और इसकी कमाई 6 अरब और इसी तरीके से दीगर जो उनके प्रीसेंट्स हैं उसकी कमाई मिलती है। अब प्रीसेंट 31 से प्रीसेंट 40 तक 4,543 एकड़ जमीन से जो रकम कमाई गई वो 3 खरब 71 अरब 50 करोड़ 75 लाख 15 हजार रुपए। ये वो फिगर्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं जो बैरिया टाउन ने खुद जमा कराई गई। इसका मतलब ये है कि बैरिया टाउन ने ये जो अभी तक मैंने आपको बताई है फिगर्स, ये जो अमाउंट हासिल हुई है ये खरबों तक पहुंच चुकी है। और ना सिर्फ ये बल्कि बैरिया टाउन कराची ने प्रीसेंट 51 से प्रीसेंट 58 तक 3,119 एकड़ से 1 खरब 22 अरब 32 करोड़ 66 लाख 45 हजार रुपए कमाए। इसके अलावा 1220 एकड़ अराजी पर मुश्तमिल वैली ब्लॉक से 28 अरब 16 करोड़ 3 लाख 50 हजार रुपए कमाए। जिन्हें एवेन्यू के कमर्शियल प्लॉट्स जो 500 गज पर मुश्तमिल 2000 प्लॉट्स हैं, 5500 एकड़ जमीन पर पहले रकबे पर फी प्लॉट की कीमत 14 करोड़ रुपए है और इन तमाम प्लॉट्स की मालियत 2 खरब 80 अरब रुपए बनती है। मेन कमर्शियल प्लॉट्स 1200 एकड़ पर मुश्तमिल हैं जो 31 खरब
20 अरब रुपए में सबसे महंगा बिकने वाला ब्लॉक है। मेन कमर्शियल का सिर्फ ये जो ब्लॉक है ये 31 खरब 20 अरब रुपए में बिका। पैराडाइज कमर्शियल जो कि 600 एकड़ पर मुश्तमिल है, इसकी कीमत बैरियर टाउन ने 24 अरब 35 करोड़ रुपए वसूल की है। इस सारी रकम को अगर मिलाया जाए, ये जो भी मैंने आपको सारी रकम बताई है, इसको अगर मिलाया जाए तो ये इसकी मजमूई मालियत बनती है 43 खरब 92 अरब 30 करोड़ 74 लाख 41 हजार रुपए। और अगर इसको अमेरिकी डॉलर्स में कन्वर्ट किया जाए तो इसकी मजमूई वैल्यू बनती है 16 अरब डॉलर, यानी 16 बिलियन डॉलर, जो मलिक रियाज के बैरिया टाउन कराची का इस सारे के सारे अमल से हासिल किए गए। यानी पाकिस्तानी रुपीस में 43 खरब बैरिया टाउन ने इस प्रोजेक्ट से हासिल की। उसमें से कुछ उन्होंने वहां पर प्रोजेक्ट की तकमील के लिए जो उनके इखराजात थे वो अदा किए, सरकारी फीसें अदा की, डेवलपमेंट के चार्जेस अदा किए, और उसके बाद फिर भी उनकी जो कमाई बनती है वो खरबहा रुपए में बनती है। और इसके एवज सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे कब्जे को या इस सारी की सारी जो भी चीजें थी जहां पर सिंध की हुकूमत ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया, मलिक रियाज को क्लीन चिट दे दी गई महज 460 अरब रुपए का जुर्माना अदा करके। और ये 460 अरब रुपए महज सिर्फ वो दो मुद्दात जिसका जिक्र मैंने आपसे गुफ्तगू के आगाज में किया था, महज फॉर्म बेचकर 250 अरब रुपए और फाइलों को ट्रांसफर करके 150 अरब रुपए जो बैरियर टाउन ने कमाए थे, ये महज उससे ही जुर्माना अदा किया जा सकता था। लेकिन यहां से वो अगली कहानी शुरू होती है जो 190 मिलियन पाउंड्स केस की बुनियाद बनती है। और यहां पर जब ये फिगर्स सामने आते हैं उस वक्त नैब हुक्काम को, जहां पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद इस प्रोजेक्ट की तहकीकात का आगाज किया, तो उससे उस दूसरी कहानी का आगाज होता है जनाब, जो 190 मिलियन पाउंड्स केस की बुनियाद बनती है। और उसके बाद शहजाद अकबर हो या इमरान खान हो, उनके दीदे फट जाते हुए एना पैसा आप समझे ना। तो उसी के बाद हीरे की अंगूठी आती है, वो क्या नाम है, इरशाद भट्टी, वो नहीं कहता कि सिर्फ फराह शहजादी ने मलिक रियाज से को आईफोन लिए थे सिर्फ 150 के करीब। उसने अपनी पूरी बॉडी लिफ्ट कराने के लिए जनाब पता नहीं कितने लाख रियाल दिरहम खर्च किए थे दुबई के एक हॉस्पिटल से अपनी पूरी जो है वो बॉडी लिफ्ट कराने के लिए। ये तमाम खर्चे हैं जो मलिक रियाज साहब ने ये जो नाज नखरे उठाए हैं, ये एम नहीं उठा रहे। मलिक रियाज साहब अब भी अगर इमरान खान के साथ खड़े हैं तो वो इस वजह से खड़े हैं, वो जो धमकियां देते हैं कि मैंने जुबान खोल दी तो तूफान आ जाएगा, वो इसी वजह से देते हैं कि इमरान खान ने उनको खरबों रुपए की कमाई करा के दी है। अब ये जो अगले हकायक हैं ये उससे ज्यादा दिलचस्प है। इस हवाले से एक रिपोर्ट छपी है रोजनामा न्यूज में, फखर दुरानी साहब की यह रिपोर्ट है और बहुत ही आई ओपनर रिपोर्ट है, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि ये जो एक नेक्सस बनाया था इमरान खान, शहजाद अकबर और मलिक रियाज का, ये कोई इतना जो है ना वो आम फहम नहीं है, और ये इतना भी नहीं है कि जनाब इसको एक्सपोज ना किया जा सके। अब एक जानिब ये जो पैसे हैं ये सामने आ रहे हैं, तो इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या नेशनल क्राइम एजेंसी और प्रॉपर्टी टाइकून ने 190 मिलियन पाउंड्स की वतन वापसी के मुआहदे को आजादाना तौर पर हतमी शक्ल दी थी, जिसमें इमरान खान की हुकूमत की कोई शमूलियत और सहूलतकारी नहीं थी। काबीना के मंजूर शुदा सर्बमहर नोट समेत सरकारी रिकॉर्ड का जायजा लिया जाए तो सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स नजर आती है। तो जनाब ये जो सारे का सारा स्कैम है ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जिसको समझा ना जा सके। जिस तरीके से मैंने आपको कहा कि ये जो बैरियर टाउन ने, सिर्फ बैरियर टाउन का जो अभी तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है वो 37,000 एकड़ पर मुश्तमिल है, जबकि 1.5 लाख एकड़ जो रकबा बैरियर टाउन ले चुका है और वो सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सब कुछ हो रहा था उस वक्त जो वफाकी इदारे थे, जो सूबाई इदारे थे, उन्होंने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया। दूसरी जानिब जब ये मामला एक्सपोज हो गया, सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गया, सुप्रीम कोर्ट में साकिब निसार की सरबराही में बेंच बना, साकिब निसार ने इसके ऊपर बड़े दबंग किस्म के
ریمارکس دیے اور 460 ارب روپے کا جرمانہ عائد کر کے ملک ریاض کو کلین چٹ دے دی اور ملک ریاض کو کہہ دیا کہ ہن بھائی تینوں کھلی چھٹی ہے، جو مرضی کر۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو $16 بلین کا پروجیکٹ ہے اس کو محض 460 ارب روپے، جو اس پورے پروجیکٹ کے ٹوٹل والیوم کا 0.009% بنتا ہے، وہ دے کے بندہ اگر کلین چٹ حاصل کر لے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ بالکل نہیں۔ اور اس پورے پروجیکٹ کو بچانے کے لیے اگر القادر ٹرسٹ کے نام پر 468 کنال اراضی ٹرانسفر کر دی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ 5 کیرٹ ہیرے کی انگوٹھی اگر دے دی جائے تو یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ طارق وہ جو ہیں اعزاز سید صاحب کے ساتھ وہ جو بیٹھ کے ٹاک شو کرتے ہیں، ان کے انکشاف کے مطابق کہ یہ جو ڈیل ہوئی تھی یہ بیریئر ٹاؤن کی ایک کوٹھی میں ہوئی تھی اور وہاں پر مبینہ طور پر شہزاد اکبر صاحب کو 1 ارب روپے دیا گیا، تو یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ نہیں جناب، یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اس چکر کے اندر اگر بندے نے 43 کھرب روپے کمائے ہوں تو یہ 1 ارب روپے اس میں کیا بنتا ہے؟ اس کی کخ ویلیو نہیں ہے۔ لیکن شہزاد اکبر یا باقی وہ لوگ جنہوں نے پوری زندگی میں 1 ارب دیکھا نہیں، ان کے لیے تو جناب پوری 7 نسلوں کا اس کے اندر جو ہے وہ سروائیول نکل آتی ہے۔ تو یہ وہی کھیل ہے۔ اب بیریئر ٹاؤن کراچی کا جب فیصلہ دیا گیا تو اس وقت سپریم کورٹ نے ملک ریاض کے بیرون ملک جانے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ اب اس کے جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر شہزاد اکبر کے برطانیہ دورے کا سفری ریکارڈ اور عمران خان کی حکومت میں 20 مرتبہ پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے ہٹائے جانے والے واقعے کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے عمران خان کی حکومت نے NCA اور ملک ریاض کے درمیان معاہدہ کرانے میں سرگرمی کے ساتھ سہولت فراہم کی، اور خاص طور پر یہ کہ جس ٹائم پر ملک ریاض کو بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی اسی ٹائم پر شہزاد اکبر بھی برطانیہ میں ہی موجود تھے، اور یہ محض اتفاق اس وجہ سے نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی ٹائم ہے جب NCA جو ہے بیریئر ٹاؤن کراچی کے معاملے پر پروب کر رہی تھی اور ملک ریاض کی طرف سے برطانیہ میں جمع کرائی جانے والی رقومات کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ دی نیوز کے یہ جو فخر درانی صاحب ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق یہ جو معاملہ ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اس وجہ سے کہ یہ جو ڈیل کرائی گئی تھی اس میں جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب مکمل طور پر لوپ میں تھے۔ شہزاد اکبر کے لوپ میں ہونے کی وجہ سے وزیر اعظم یعنی عمران خان بھی لوپ میں تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی کابینہ نے 3 دسمبر کو 2019 کو جو سرب مہر نوٹ کی منظوری دی تھی وہ NCA کی جانب سے ٹائکون کی مالی معاملات کی تحقیقات کے دوران جو ہے وہ ملک ریاض کی سہولت کاری کو نمایاں کرتا ہے۔ نوٹ کے پیرا نمبر 3 میں لکھا ہے کہ حکومت پاکستان نے ARU یعنی ایسٹ ریکوری یونٹ کے ذریعے ابتدائی فریزنگ آرڈر میں مدد کی، تاہم NCA اور مدعا علیحان یعنی ملک ریاض کی جانب سے عدالت سے باہر تصفیے کا اپنا ہی میرٹ ہے اور NCA نے اپنے تئیں اتفاق کیا۔ اس سیل شدہ نوٹ سے پتہ چلتا ہے کہ NCA اور پراپرٹی ٹائکون کے درمیان معاہدہ عمران خان کی حکومت کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی نوٹ کو جو کہ سرب مہر تھا، یہ فخر دورانی صاحب نے اس کا انکشاف کیا ہے، نوٹ کے پیرا 10 میں کہا گیا ہے کہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 173 اور رولز آف بزنس کے تحت ضرورت کے مطابق اس طرح کے کسی بھی اقدام کے لیے وفاقی حکومت کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس کے مطابق مصطفیٰ امپیکس کیس کا مطلب وفاقی کابینہ کی منظوری ہے۔ رازداری کے معاہدے پر دستخط کے لیے جو ضمیمہ اول پیش کیا گیا ہے اس کی منظوری کابینہ سے طلب کی جا سکتی ہے۔ یہ معاہدے کو حتمی شکل دینے میں حکومت کے اہم کردار کو واضح کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ یہ جو رقم واپس آئے گی اس رقم پر ٹیکس عائد نہ کرنے کی بھی سفارش کی گئی ہے، اور سرب مہر نوٹ کے پیرا نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ فنڈز پاکستان کے سرکاری خزانے میں واپس بھیجے جا رہے ہیں لہٰذا FBR اس کے اوپر غور کر سکتا ہے، کیونکہ ترسیلات زر پر یا کسی طرح کی اور رقم پر ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا۔ اس چکر کے اندر بہت ساری طریقوں سے سہولت کاری کی گئی ہے، اور یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ 24 مارچ 2021 کو بیریئر ٹاؤن اور بشرا بی بی کے درمیان ایکنالجمنٹ آف ڈونیشن کے معاہدے پر بھی دستخط کیے گئے تھے، اور یہ وہ سارا ٹائم تھا جب جناب یہ بیریئر ٹاؤن میں جو ہے اس کے خلاف تحقیقات لندن میں اور اسلام آباد دونوں میں جو ہے وہ بڑی زور و شور سے جاری تھیں، اور اسی موقع پر
जो खतून अव्वल थी, वजीर आजम की अहलिया, वो ये जो है एक्नॉलेजमेंट ऑफ डोनेशन डीड के ऊपर दस्तखत करी थी। तो ये सब कुछ जो है ना एवं नहीं हो सकता, इसके पीछे बड़ी जो है ना गंभीर दास्तान मौजूद है। अब ये जो डॉक्यूमेंट सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि इन डॉक्यूमेंट्स के सामने आने के बाद नैब, जिसने वाज़ेह तौर पर इस बात का इजहार किया है कि जनाब हारून रशीद मलिक रियाज का पीछा करना है, और उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया है कि वो दुबई से भी मलिक रियाज की बेदखली के लिए और उनको हुकूमत पाकिस्तान के हवाले करने के लिए भी उनसे बात करेंगे, और मलिक रियाज की पाकिस्तान से रकम लूट कर वो जो है यूएई में इन्वेस्ट करने के मामले को भी उठाएंगे यूएई के हुकाम के साथ। तो उसके साथ साथ वो तमाम कैरेक्टर्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मलिक रियाज की सहूलतकारी का में शामिल थे, मेरा ख्याल है कि उनके गिर्द भी अब घेरा तंग होने जा रहा है। और जिस तरीके से ये चीज़ें अभी आपकी खिदमत मैंने पेश की हैं, ये इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की एलीट क्लास ने पाकिस्तानी अवाम की खून पसीने की कमाई को जिस तरीके से उजाड़ा है, जिस तरीके से लूटा है, वो अपनी मिसाल आप है। और इस सूरत हाल में ये सवाल अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है कि बंदा अब किसके ऊपर एतबार करे। उन लोगों के ऊपर जिन्होंने बड़े दावे किए थे मिस्टर क्लीन होने के, या उन लोगों के ऊपर जो मुसलसल इस बात का इजहार करते रहे हैं कि जनाब हमसे बड़ा पाकिस्तान का खैर खा कोई नहीं। हर एक जगह पर अगर देखा जाए तो यही एक सिचुएशन सामने आती है कि इस हमाम ने सब नंगे। अपनी राय जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।